तो ऑप्टिक्स में जो कल होमवर्क दिए थे पिछले क्लास में, उसका प्रॉब्लम देखेंगे। बोलिए आप लोग। 8 नंबर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा एम करीम में हम लोग अभी बना रहे हैं, पेज 282 में 282 में क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ए थिक मिरर shows a number of images of the filament of a bulb. Which of these image will be brightest? बहुत सारा इमेज बनाता है एक मोटा मिरर, इसमें सबसे चमकीला इमेज कौन सा होगा? यहां देखिए, हमने एक थिक मिरर यहां बना लिया है और इस पर रे इंसिडेंट होने पर बहुत सारा इमेज बनता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सोर्स है जहां से लाइट निकल रहा है, यहां से एक रे जो सीधा इंसिडेंट होगा, ध्यान दीजिए, सीधा, इसका बहुत कम हिस्सा यहां से लौटेगा, बहुत कम हिस्सा यहां से लौटेगा और अधिकांश सीधे अंदर आ जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, चूंकि रे जो है वो मिरर से 90 डिग्री को बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और इसी रास्ते पर रे लौट जाएगा, इसी रास्ते पर। एक दूसरा रे लेते हैं हम, जो यहां इंसिडेंट हुआ। तो मैंने जैसा ही कहा कि हर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, अगर रिफ्लेक्शन यहां से नहीं होगा तो दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि ये सरफेस दिखाई देता है, इसका मतलब यहां से भी रिफ्लेक्शन होता है। यहां से रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत कम मात्रा में, प्रकाश की बहुत कम मात्रा वापस यहां से हो जाती है। अब यहां से बहुत कम मात्रा वापस होती है, यानी ये बहुत ही लो इंटेंसिटी आप कह सकते हैं, और अधिकांश मैक्सिमम जो है वो अंदर आ जाएगा। तो चूंकि ये बाहर जो हवा है, इधर एयर है और इधर ये डेंसर मीडियम है, तो एयर से डेंसर में जाने पर ये कुछ अंदर की ओर मुड़ जाएगा। यहाँ पर ये बहुत लो इंटेंसिटी, और ये आपका अधिकांश जो हाई यानी मेजर पोर्शन है वो यहाँ आया अंदर। फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा और यहां आएगा, और यहां पर देखिए फिर मीडियम चेंज करेगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, यहां रिफ्लेक्शन होगा, यहां रिफ्रैक्शन होगा, यहां परावर्तन होगा, यहां अपवर्तन होगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए, अभी मैंने जो दिखाया जितना, उससे देखिए कितना इमेज बन रहा है। एक रे जो यहां से लौटा था वो रे, और जो यहां से लौटा है दोनों को पीछे बढ़ाइए, इसको पीछे बढ़ाइएगा, जो लौटा है उसको, यहां से एक इमेज आपको कुछ यहां बनता हुआ देखिए। हम आपको पढ़ाए हुए इमेज पॉइंट किसे कहते हैं? जहां रिफ्लेक्टेड रे काटती है या रिफ्लेक्टेड रे काटती है। तो ये और यहां से जो रिफ्लेक्शन हुआ था ना, वो दोनों काटा तो पहला इमेज आपका I1 बना इमेज। यहां पर बहुत लो इंटेंसिटी वाला रिफ्लेक्शन हुआ था, इसलिए इमेज बनेगा बहुत लो, धुंधला इमेज बनेगा। सेकंड में यहां पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है वहां पर हाई यानी अत्यधिक जो मेजर पोर्शन, यानी अगर मान लीजिए कि 100% में से मान लीजिए अगर यहां पर 2% इधर आया है तो 98% ये है, तो 98% का रिफ्लेक्शन जो हुआ उसको बढ़ाइए, यानी इसको, और यहां से जो रिफ्लेक्शन है इसको दो पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाइए, यहां से बढ़ाइए। देखिए यहां एक दूसरा इमेज बनेगा, फिर यहां से एक तीसरा इमेज बनेगा I3। तो आप देख रहे हैं बहुत सारा इमेज बन रहा है, लेकिन आप देखिए इस समय तो इस I3 जो है, I3 वो भी चमकीला होगा, I1 सबसे कम चमकीला होगा, लेकिन I2 सबसे अधिक चमकीला होगा, क्योंकि जो 98% आया था उस 98% के चलते इमेज I2 बन रहा है, और 98% के बाद जो फिर यहां से इमेज बनता है, तो सबसे ज्यादा चमकीला इमेज कौन सा होगा? सेकंड वाला, यानी सेकंड image is the brightest image। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर से मेजॉरिटी यानी अधिकांश भाग का रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ है।
यहाँ पर बहुत लो पार्ट यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ था, अधिकांश तो अंदर चला गया, मोटा है शीशा का ग्लास उसके अंदर चला गया, और यहाँ से मेजर रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये दूसरा जो इमेज है वो सबसे यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, एक ही बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबों को दिक्कत है 9 में? कहता है इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ए मैन इज 0.25 मीटर, एक आदमी की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये आपको दिया हुआ है 0.25 मीटर, देख रहे हैं? तो इसका मतलब आप तो जानते हैं किसी प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है x दूरी पर, उसका इमेज भी बनेगा x दूरी पर, या तो आप जानते हैं ना? तो ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज बीच का दूरी जो है वो कितना होगा? 0.5। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को यानी इस व्यक्ति को ये इमेज उसका अपना प्रतिबिंब दिखना चाहिए, तो दिखने के लिए कितना दूरी पर इमेज बनना चाहिए? 0.25। नहीं समझ आया बात? इस ऑब्जेक्ट को उसका इमेज दिखना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी होनी चाहिए? 0.25। इसका मतलब ये 2x दूरी है वो कितना है? 2x इक्वल टू 0.25 मीटर, यानी x इक्वल टू 0.125 मीटर। तो सेंटीमीटर बदल लेंगे क्या होगा? 12.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्योंकि ये व्यक्ति 0.25 मीटर तक ही साफ साफ देख सकता है, इसका मतलब इस व्यक्ति को अपना इमेज 0.25 मीटर पर ही बनाना होगा। और कोई सवाल? 15 क्वेश्चन देखिए। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, आदमी का जो हाइट है वो 2 मीटर है, स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम ए लॉन्ग वर्टिकल प्लेन मिरर। एक वर्टिकल प्लेन मिरर है, इससे वो व्यक्ति 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है, यानी वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मान लीजिए व्यक्ति यहाँ है, ए भी है, सबसे बड़ा बना देता हूँ, ए भी, और स्वाभाविक 5 मीटर पर इसका इमेज भी बना होगा कुछ इधर, और उसी साइज का ए डैश बी डैश, और उतनी ही दूरी पर 5 मीटर। क्लियर है? तो कहता है कैलकुलेट द एंगल व्हिच हिज इमेज सबटेंड एट हिज आई, यानी इस व्यक्ति का जो ये इमेज है वो इसकी आंख पर कितना कोण बना रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, ऊपरी सिरा से एक लाइट मिला दीजिए, फिर निचली सिरा से मिला दीजिए, समझ रहे हैं ना? ये कितना कोण बना रहा है? कितना कोण बना रहा है? तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए डैश बी डैश बटा बी बी डैश, यानी आदमी का हाइट कितना दिया हुआ है? 2 मीटर, डिवाइडेड बाय ये दूरी कितना होगा? 5 + 5, यानी 2/10, यानी 1/5, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। और बोलिए, और कोई सवाल है? कौन पूछे 14 नंबर? घर पर कॉपी नहीं पढ़ते हो? मैं यही उदाहरण दिया था, 14 नंबर ही उदाहरण दिया था। पढ़ाओ। When an object is placed between 2 plane mirrors inclined at an angle, then 5 image, and number of image कितना है? 5 है। तो ये देख रहे हैं हम, जो नंबर ऑफ इमेज है ये इवन है कि ऑड है? ऑड। तो ऑड है, इसका मतलब नहीं कुछ कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह रखे हैं, इसका मतलब कहीं भी रखें। तो 2π/θ को नंबर ऑफ इमेज होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2π/5, 2π/5, यानी 2π का मान 180/5, यानी इसमें क्या नहीं बोल जाएगा?
मैं 72 डिग्री के लेकर के उदाहरण दिया था। और कोई प्रॉब्लम है? नोट कर लीजिए नीचे वाला से। अब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्लेन मिरर देखा है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कहते किसे हैं? ऐसा मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉन जीरो यानी जीरो नहीं हो और फाइनाइट हो, निश्चित हो। इट मीन्स सच मिरर having radius of curvature is non-zero finite, जीरो नहीं हो और निश्चित हो, जीरो भी नहीं हो और कुछ निश्चित भी हो। उसमें क्या था? प्लेन मिरर में इनफाइनाइट था, इसमें फाइनाइट है, कुछ निश्चित वैल्यू है। स्फेरिकल मिरर में ध्यान रखना है कि किसी भी स्फीयर का एक पार्ट को, अभी जनरली हम लोग प्राय ग्लास का मिरर के बारे में बात करते हैं, शीशे का बना हुआ मिरर। जनरली मिरर इज मेड अप ऑफ स्फेरिकल या हॉलो स्फेरिकल ग्लास से। सीधे स्फेरिकल ग्लास से भी लिख सकते हैं, स्फेरिकल ग्लास सेल। शीशे का बना हुआ खोखला सेल, मतलब होता है खोखला गोला बना होता है। अगर हम किसी खोखले गोले के आउटर पार्ट्स को अगर हम कलर कर देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, तो इनर पार्ट चमकीला हो जाता है। और अगर इनर पार्ट को सिल्वर्ड कर देते हैं तो आउटर पार्ट चमकीला हो जाता है। यानी देखिए, ये एक स्फेरिकल पोर्शन है और ये एक स्फेरिकल पोर्शन। हम इसके इतने हिस्से पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल, यानी बाकी दिखा रहे हैं कि हमारा जो मिरर है वो ये पोर्शन हमारा मिरर है, ये पोर्शन दिख रहे हैं, और वो इस स्फीयर का एक हिस्सा है। उसी तरीके से यहां भी हम बात करते हैं तो हम इस हिस्से को मिरर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। इस हिस्से को, ये हमारा मिरर है, इस स्फीयर का पार्ट। अगर इस स्फेरिकल ग्लास सेल, शीशे के सेल के बाहरी परत को आउटर पार्ट को हम सिल्वर्ड कर देते हैं, तो हमारा इनर जो है, इनर पार्ट हमारा ये चमकीला हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। और ऐसे मिरर को जिसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टर का काम करे उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव, ध्यान दीजिए, जिसका आउटर पार्ट सिल्वर्ड हो और इनर पार्ट रिफ्लेक्टर का काम करे, परावर्तक का काम करे, तो वो कॉनकेव मिरर हो। और इनर पार्ट सिल्वर्ड कर दें, ये पार्ट सिल्वर्ड है और ये हमारा रिफ्लेक्टर काम कर रहा है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स। देख रहे हैं? और इसका ये सेंटर। तो कॉनकेव और स्फेरिकल मिरर को हम लोग दो भागों में बांट के बात करेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में सेल का इनर वाला पार्ट रिफ्लेक्टर का काम करेगा और कॉन्वेक्स में आउटर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टर का काम करेगा। तो कॉनकेव और कॉनकेव समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉनकेव मतलब अवतल, तो कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। तो यहां तक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे, जानेंगे। हम यहां पर फिलहाल एक बड़ा सा स्फेरिकल पोर्शन बनाते हैं। और ये हमारा मिरर है। फिलहाल सुविधा के लिए, बनाने में सुविधाजनक हो, इसलिए हम इसको कॉनकेव मान लेते हैं। ये सेंटर है और ये देखिए, इसको अगर वास्तव में काट दिया जाए तो ये एक कटोरा के जैसा आपको दिखेगा। अब गौर से देखिए, आपको एक कटोरा नुमाई लगेगा। एक गोला है, उसे कुछ हिस्सा काट लीजिए, फिर कैसा ही दिखेगा ना। तो ये मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये हमारा पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और आपका जो मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि आपका मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाले लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ये जो देखिए ये सर्कुलर बाउंड्री, ये सर्कुलर बाउंड्री है। देखिए ये जो देख रही है, ये सर्कुलर बाउंड्री है, सर्किल जैसा ना। इसका जो डायमीटर होगा, सर्कुलर बाउंड्री का जो डायमीटर होगा, इसे हम एपर्चर कहते हैं। और आप एपर्चर के दोनों सिरों को, यानी जो सर्कुलर बाउंड्री है उसको कहीं भी सेंटर से मिला दीजिए, एक और उसका अपोजिट मिला दीजिए। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इसे हम, ये एंगल मतलब बीटा नाम दे दिए, इसे हम एंगुलर एपर्चर कहते हैं। ये हमारा जो है ये एंगल, ये हमारा है एंगुलर एपर्चर। तो ये हमारा कुछ टर्म है स्फेरिकल मिरर का, जिसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहले पोल किसे कहते हैं, तो पूछ देगा हमको, तो हम जवाब देंगे द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए मिरर। ज्योमेट्री के हिसाब से जो सेंटर होना चाहिए उसे हम पोल कहते हैं। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए मिरर, स्फेरिकल सजा दिए, स्फेरिकल मिरर, ओके, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, ध्यान दीजिए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलेंगे इट इज द सेंटर of that sphere whose part
इज आवर स्फेरिकल मिरर। बात समझ रहे हैं? इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, यह उस स्फीयर का सेंटर है जिसका एक भाग क्या है, हमारा स्फेरिकल मिरर। बात समझ रहे हैं? और भी हम टर्म्स डिफाइन करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, पहले आप इसको नोट करिए। तो अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो देखा, पोल क्या होता है ये देखा। अब आगे बढ़ते हैं, एपर्चर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सर्कुलर बाउंड्री जो होता है मिरर का, सर्कुलर बाउंड्री देखिए ये वाला सर्कुलर बाउंड्री, उसके डायमीटर को हम एपर्चर कहते हैं। इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कुलर बाउंड्री through which a ray of light incident on mirror is called aperture. तो ये भी आप जान गए हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये बच गया, ये भी लिख लीजिए। ये क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन होता है। इट इज द स्ट्रेट STRA straight line joining center of curvature to center to pole it is the straight line, यह straight line है। कौन चीज? प्रिंसिपल एक्सिस joining center of curvature to pole। अब किसी भी स्फेरिकल मिरर पर जो रे इंसिडेंट होगा वो दो प्रकार का रे हो सकता है, जो कि जिसके बारे में हम अभी जानने जा रहे हैं। पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? कोई भी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के सरफेस को टच करेगा, कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सरफेस टच करेगा, वो क्या होगा? रेडियस। और ध्यान रखिए चूंकि स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं तो रेडियस हमेशा सरफेस पर क्या होता है? लंब होता है। रेडियस हमेशा सरफेस पर, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि मिरर के किसी भी पॉइंट पर आपको नॉर्मल खींचना हो, स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल खींचना हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला दीजिए, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर खींच दीजिए उस पॉइंट पर, वही हमारा नॉर्मल हो जाएगा उस पॉइंट पर। बात समझ में आया? यानी इट इज द लाइन ज्वाइनिंग, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग center of curvature to the mirror रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द लाइन, यह एक रेखा है ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसको ज्वाइन करते हैं? और मिरर, किसी भी मिरर पर रे दो प्रकार का इंसिडेंट हो सकता है।
एक पैरेक्सियल रे और दूसरा मार्जिनल रे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेज which can incident or reflect from a mirror और लेंस में भी ये बात होगा। मिरर और लेंस के लिए, दोनों के लिए बात है कि दो प्रकार का रे उससे इंसिडेंट हो सकता है। हाँ, चूंकि रिफ्लेक्ट की बात कर दी है तो लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसलिए सीधे यहाँ मिरर डाल देते हैं। अगर यहाँ रिफ्लेक्शन शब्द लगा देते हैं तो यहाँ लेंस भी रहता। ठीक है, तो फ्रॉम अ मिरर दो प्रकार का हो सकता है। एक जिसे हम पैराक्सियल रे कहते हैं, पैराएक्सियल रे। दूसरा जिसे हम मार्जिनल रे कहते हैं। पैराक्सियल रे, मार्जिनल रे। किसी भी मिरर में जो रे इंसिडेंट हो सकता है वो दो प्रकार का रे इंसिडेंट हो सकता है या रिफ्लेक्ट हो सकता है, पैराक्सियल रे, मार्जिनल रे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पैराक्सियल रे के बारे में बात करेंगे कि पैराक्सियल रे किसे कहते हैं। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा रे जो किसी मिरर पर, अगर लेंस की बात करें तो लेंस पर भी प्रिंसिपल एक्सिस से के बहुत करीब होकर इंसिडेंट हो या प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत कम कोण बनाए, तो ऐसे रे को पैराक्सियल रे कहते हैं। यानी यह वह इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित या अपवर्तित किरण है या आपतित किरण है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो या प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत छोटा कोण बनाता हो। ऐसे प्रकाश के किरणों को पैराक्सियल रे कहते हैं। और फिर समझिए, किसी मिरर पर आपतित या परावर्तित किरण, अगर लेंस होगा तो लेंस के लिए आपतित या अपवर्तित किरण, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे अथवा रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो या प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत कम कोण बनाता हो, तो ऐसे रे को हम पैराक्सियल रे कहते हैं। यानी इट इज सच रे which are very close to principal axis or making very small angle with principal axis is called पैराक्सियल। अब देखिए, यहाँ पर हमने कहीं पर भी आपतित, परावर्तित या अपवर्तित यानी इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड चर्चा नहीं किया। मैंने इसीलिए कहा कि कोई भी नहीं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मिरर में भी हो सकता है, लेंस में हो सकता है, उसके बहुत करीब हो या उससे बहुत छोटा कोण बनाएगा तो पैराक्सियल रे होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी हर हाल में रे हमको पैराक्सियल ही मिले, इसके लिए मिरर या लेंस का एपर्चर छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जो अभी आपने फिगर देखा था, जैसे बड़ा एपर्चर है तो रे जो है वो नजदीक में भी इंसिडेंट हो सकता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है नीचे वाला, और रे दूर भी इंसिडेंट हो सकता है। ध्यान दीजिए, रे यहां भी इंसिडेंट हो सकता है और रे यहां भी इंसिडेंट हो सकता है। तो ये हमारा जो नजदीक में है वो हमारा पैराक्सियल हो गया, ये हमारा पैराक्सियल हो गया, और ये हमारा मार्जिनल हो गया। लेकिन अगर
मिरर का एपर्चर छोटा होता, यानी ध्यान दीजिए, मिरर यहां से ऊपर नहीं होता, इतना ही बड़ा मिरर होता, यहां से नीचे नहीं होता, तो जो भी रे आएगा वो नजदीक में ही इंसिडेंट हो सकता है, जो यहां पर रे आएगा तो इंसिडेंट होगा नहीं। बात पकड़ रहे हैं? अगर मिरर इतना ही बड़ा होता, यानी मिरर का एपर्चर छोटा होता, एपर्चर, तो मार्जिनल रे मिलता ही नहीं, यानी हर हाल में आपको पैरेक्सियल रे मिले, इसके लिए मिरर का एपर्चर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो कंडीशन हो गया, टू ऑब्टेन पैरेक्सियल रे, the aperture of mirror must be small। ध्यान रखिएगा, यानी आप लोग जो 10वीं क्लास में कहते हैं छोटे द्वारक के लिए, छोटा द्वारक के लिए कहते हैं, यानी स्मॉल एपर्चर के लिए कहते हैं, और स्मॉल एपर्चर के लिए कहते हैं, मतलब किसके लिए बात करते हैं? पैरेक्सियल रे करते हैं। तो पैरेक्सियल रे के बारे में बात करने के लिए ही छोटे द्वारक के लिए, यानी स्मॉल एपर्चर के लिए हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं मार्जिनल रे क्या होता है। अभी आपने फिगर समझ ही लिया था यहां पर कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से बड़ा कोण बना या उससे दूर हो, उसे हम मार्जिनल कहते हैं। द रेज which are far away from principal axis or making large angle with principal axis is called marginal ray। जोड़े प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर इंसिडेंट हो या बहुत दूर हो, उसे हम मार्जिनल रे कहते हैं। अब किसी मिरर में या लेंस में, मिरर और लेंस दोनों के लिए फोकस क्या होगा? फोकस किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे है, चाहे वो मिरर में हो चाहे लेंस में हो, वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। तो हम बोलेंगे इंसिडेंट रे parallel to principal axis after reflection or refraction, the point where cut the principal axis or appear to cut the principal axis is called focal point। ध्यान दीजिएगा, और पोल से जो फोकल पॉइंट की दूरी होगी उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट from pole is called focal length। यहां समझिए, जैसे कोई कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है जो इसके अंदर वाला रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और बाहर वाला जो है वो कलर किया हुआ सिल्वर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आया, हमने कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से यहां पर रे आया, इस पॉइंट को, ये रे जो इंसिडेंट हुआ वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट को इस सी से मिला दीजिए, वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट पर। यहां से इसको मिला दीजिए,
ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, तो यहां से रिफ्लेक्ट करेगा आई पर, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को काट दिया वो पॉइंट हमारा देख रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट हो रहा है वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे काटता है वो पॉइंट हमारा फोकल पॉइंट। यानी ये जो हमारा है ये हमारा फोकल पॉइंट है। और ये P से F की दूरी जो है PF, ये हमारा फोकल लेंथ है। इसी प्रकार अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर रे इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इसके सेंटर को, मान लीजिए सेंटर कहीं पर है, यहां से मिला दें, ये सेंटर है, इस पॉइंट से मिला दिया, हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब रे आया तो रे इधर रिफ्लेक्ट होगा आई पर। अब देखिए ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, अच्छा एक रे और अगर यहां हम भेज दें, या चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस को मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या आगे बढ़ाने पर प्रिंसिपल से काटेगा? तो पीछे हम एक्चुअली रियली पीछे तो जाता नहीं है, जबरदस्त उसको पीछे बढ़ा रहे हैं। ये जहां काटता हुआ प्रतीत होता है वो हमारा फोकल पॉइंट, यानी यहां पर हमारा ये फोकल पॉइंट देख रहे हैं। तो इसमें जिधर ऑब्जेक्ट यानी जिधर से रे जा रहा है उसी तरफ फोकल पॉइंट, और इसमें जिधर रे जा रहा है उसका अपोजिट तरफ फोकल पॉइंट। इसका मतलब अगर एक फोकल पॉइंट पॉजिटिव होगा तो एक फोकल पॉइंट निगेटिव होगा। यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन हम लोग मानते हैं उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको निगेटिव मानेंगे और इसको पॉजिटिव मानेंगे। ये कैसे निगेटिव पॉजिटिव हम आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल हम इतना चर्चा कर लेते हैं। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हम निगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर is negative and convex mirror is positive। अभी हम कैसे नेगेटिव पॉजिटिव मानते हैं ये हम आगे क्लास में बात करेंगे। आज यहीं तक नोट कर लीजिए।